लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी। जब हम कोई वस्तु को खींचते हैं, मोड़ते हैं, दबाते हैं तो वस्तु का आकार में चेंज आ जाता है। जो बल हम उसके ऊपर लगाते हैं, जब हम उस बल को हटा लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विरूपक बल, अगर उसको हम हटा लेते हैं तो वस्तु फिर से अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाती है। तो वस्तु की इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। ये उस वस्तु की, उस पदार्थ की प्रत्यास्थता होती है। फिर हमने प्रत्यास्थता की सीमा पढ़ी थी। वो क्या होती है, जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो जिस सीमा तक वो खींच जाती है वो उसकी क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता की सीमा यानी इलास्टिक लिमिट। उसके बाद हमने विकृति यानी स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था। जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं और उसकी कुछ लेंथ बढ़ जाती है तो वो बढ़ी हुई लेंथ बटे में टोटल लेंथ उसकी क्या कहलाती है, विकृति यानी कि स्ट्रेन। उसके बाद हमने प्रतिबल के बारे में पढ़ा था यानी स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो एकांक क्षेत्रफल में जो बल लगाया जाता है उसको प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस कहा जाता है। उसके बाद हमने हुक्स के नियम के बारे में बताया था, जिसका मतलब था प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। उसके बाद हमने आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ा था। जो वस्तु अपने किसी फिक्स पोजीशन के चारों तरफ एक निश्चित पाथ पर घूमती है और एक ही पोजीशन पे बार बार गति करती है तो उसको हम आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। उसके बाद हमने दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा था, जिसको हम काल्पनिक गति भी कहते हैं। यानी कि एक वस्तु अपने मेन पोजीशन के इधर उधर जो घूमती है, जैसे कि पेंडुलम, उस गति को हम कहते हैं दोलन गति। उसके बाद हमने आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, फिर आवर्ती फ्रीक्वेंसी और सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला था, और वो सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा तरंग के बारे में। तरंग यानी कि वेव। वेव क्या होती है, तरंग क्या होती है? ये दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यानी कि मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव्स। फिर उनके टाइप हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हम गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज को कवर करेंगे। तो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके एजुकार्ट में। ये मेरा चैनल जो है जीके एग्ज़ाम के लिए से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। जीके के लिए मैं लुसेंट जीके बुक अभी कवर कर रहा हूँ, जिसमें मेरी फिज़िक्स की सीरीज चल रही है, जिसकी मैं 8 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ये मेरा 9वां वीडियो है जो कि तरंग और वेव से संबंधित है। इसके अलावा मैं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भी एक पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर चुका हूँ। लिंक है मेरी इन दोनों प्लेलिस्ट का, जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहे तो वहाँ जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक तरंग यानी कि वेव स्टार्ट करते हैं। तरंग क्या होती है यानी कि वेव क्या होती है? तरंग यानी कि वेव एक प्रकार की एनर्जी होती है जो किसी डायरेक्शन में गति करती रहती है। उसमें के जो कण या पार्टिकल्स जो है वाइब्रेट यानी कि मोशन करते रहते हैं। तरंग को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है यांत्रिक तरंग और दूसरी है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को हम मैकेनिकल वेव बोल देते हैं और अयांत्रिक तरंग को हम क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव। पहले हम देख लेते हैं यांत्रिक तरंग क्या होती है। वे तरंगे, वे वेव्स जो किसी पदार्थिक माध्यम यानी कोई भी मीडियम, जैसे ठोस, द्रव, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस मीडियम में से कोई भी मीडियम हो, उसमें से ही यांत्रिक तरंगे संचरित होती है, गति करती है। यानी बिना मीडियम के, बिना माध्यम के यांत्रिक तरंगे गति नहीं कर सकती। तो इस तरह की जो तरंगे होती हैं उनको क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिकल वेव्स। यांत्रिक तरंगों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। तरंगे 2 टाइप की यहाँ बताई गई है, यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगे। और उन्हीं यांत्रिक तरंगों को यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें एक आ जाता है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरी आ जाएगी आपकी अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग को इंग्लिश में बोल दिया जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और अनुप्रस्थ तरंग को क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव्स। आगे बढ़ने से पहले मैं वेव्स के बारे में फिगर के द्वारा समझा देता हूँ। वेव्स यानी कि तरंगे 2 टाइप की होती है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को हम यांत्रिक तरंगे बोल देते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम अयांत्रिक तरंगे बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कह सकते हैं। मैकेनिकल वेव्स जो होती है उनको गति करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और ये मीडियम क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मोशन करने के लिए, गति करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइट। जैसे सनलाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो हमारे पृथ्वी तक पहुंचने के लिए किसी मीडियम को उसको ज़रूरत नहीं होती।
स्पेस, हमारा जो पृथ्वी का जो स्पेस है उससे बाहर बिल्कुल भी कोई भी मीडियम नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है, मतलब वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। फिर भी सूर्य का जो प्रकाश है वो सूर्य से लेकर हमारी पृथ्वी तक पहुँच जाता है। जो लाइट जो होती है, जो प्रकाश जो होता है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसी तरह से माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। और इन सभी को गति करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वहीं अगर मैकेनिकल वेव्स की हम बात करते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, ये दो टाइप की होती है। कि अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके कण यानी कि पार्टिकल्स जो है वो वेव्स की गति में ही, यानी कि तरंगों की गति के साथ ही गति करते हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में दोनों की गति होती है। अगर वेव की गति ऐसी है तो कण की गति भी ऐसे ही होगी। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है साउंड वेव्स, जिसको ध्वनि तरंगे कहते हैं। अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं, इसमें जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वे वेव की डायरेक्शन में गति नहीं करते, बल्कि उसके परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत गति करते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? वाटर वेव्स, यानी कि जल तरंगे। तो जो मैंने फिगर में समझाया वही हम यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। पहला है अनुदैर्ध्य तरंगे और दूसरा क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और इसमें मैंने बताया था कि जो कण जो होते हैं वे किसकी डायरेक्शन में गति करते हैं? वेव्स की डायरेक्शन में ही गति करते हैं। जैसे डेफिनेशन में देख लेते हैं, तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश यानी समांतर होते हैं। वेव्स अगर ऐसे गति करती है तो इसके कण भी जो है ऐसे ही गति करेंगे। तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता। ध्रुवण होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव पोल नहीं होते, ध्रुवण नहीं होता। अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। और ये दोनों किस में आते हैं? मैकेनिकल वेव्स यानी कि यांत्रिक तरंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे भी होती है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है अयांत्रिक तरंगे, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे, यानी जिनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वैसी तरंगे जिसके संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी तरंगे निर्वात में ही, निर्वात मैंने कि वैक्यूम में ट्रेवल करती है, संचरित हो सकती है। उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगे या अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। जब विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक ही चाल से चलती है जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो गति होती है, जो उनकी स्पीड जो होती है वो किसके बराबर होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है। और फोटोन क्या होता है? ये एनर्जी ऑफ पैकेट जिसको बोला जाता है। जो सूर्य का प्रकाश हमारे तक आता है तो वो उनके जो कण है, जो उसके जो पार्टिकल्स है, ग्रुप में एक पैकेट में ट्रेवल करते हैं, गति करते हैं, उसको एक फोटोन बोला जाता है। फोटोन को एक प्रकार से हम प्रकाश की एक यूनिट मान सकते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य परिसर, यानी कि वेवलेंथ आपको सुना होगा, वो कितनी होती है? 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक, यानी कि 10,000 किलोमीटर तक इनकी वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट हमारा जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्वालिटी, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हुए हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। यह उदासीन होती है। उदासीन मतलब कि यह न्यूट्रल होती है। यह अनुप्रस्थ भी होती है। अनुप्रस्थ यानी कि जो हमने सेकंड पढ़ी थी, यानी ट्रांसवर्स वेव। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी और दूसरी थी ट्रांसवर्स वेव। ये प्रकाश के वेग से गमन करती है। इसके पास ऊर्जा और संवेग दोनों होता है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, यानी कि ये अवधारणा ये सब किसने बताया था? मैक्सवेल ने। नेक्स्ट आ जाता है तरंग गति, यानी कि वेव मोशन। किसी कारक के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो उसके चारों तरफ वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से इसकी वेव जो है आगे बढ़ती चली जाती है। इसको क्या कहते हैं? तरंग गति, वेव मोशन बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाती है कंपन की कला, यानी कि फेज ऑफ वाइब्रेशन। आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि के द्वारा निरूपित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कंपन की कला। तो जब वेव गति करती है, तो वेव जब गति करती है, अगर किसी पॉइंट पर हम उसका फेज ऑफ वाइब्रेशन निकालते हैं तो उसके कण की गति की जो डायरेक्शन होगी, दिशा जो होगी, उनके बीच का जो एंगल होगा उसको कहेंगे फेज ऑफ वाइब्रेशन।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती। याद रखना अल्फा रेज बीटा रेज ये क्या नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती। उसी टाइप से कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, ध्वनि तरंगे साउंड वेव्स, ये तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। और प्रासर्वीय तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव्स, ये सभी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है आयाम। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड बोला जाता है। जब कोई वेव गति करती है अपनी मेन पोजीशन से वो कितनी ऊपर जाती है और कितनी नीचे जाती है, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। जब वेव अपना एक साइकिल पूरा करती है, अपना एक चक्कर पूरा करती है, मान ले वेव यहाँ स्टार्ट हुई है और एक चक्कर उसका कहाँ पे पूरा हुआ, यहाँ पे, यहाँ से फिर वो रिपीट हो जाती है, इसको कहेंगे एक वेवलेंथ। तरंग गति में समान कला में यानी सेम फेज एंगल में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा के द्वारा दर्शाया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगे दो पास पास के श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी, अनुदैर्ध्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। जैसे मैं फिगर के द्वारा आपको समझा देता हूँ, ये होता है एम्पलीट्यूड यानी क्रस्ट यानी श्रृंग। दो श्रृंग के बीच की जो दूरी होती है वो एक वेवलेंथ के बराबर होती है। वैसे दो ट्रफ यानी कि दो गर्त जो होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसको भी एक वेवलेंथ यानी कि एक तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। और ये किस केस में होता है, ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगों में। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करते हैं तो ये तो होता है संपीड़न, जिसको बोला जाता है कंप्रेशन। ये तीनों क्या है, कंप्रेशन। इनके बीच की जो दूरी होगी उसको एक वेवलेंथ बोलेंगे, ये भी एक वेवलेंथ के बराबर होगी। उसी टाइप से इसको बोला जाता है विरलन। विरलन यानी कि रेयर फ्रैक्शन। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या कहेंगे, एक वेवलेंथ बोलेंगे। और ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन ये किस केस में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में। और क्रस्ट और ट्रफ यानी श्रृंग और गर्त किस केस में होता है, अनुप्रस्थ तरंगों के केस में। नेक्स्ट हमारा आता है सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की जो चाल होती है वो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच कीमन संबंध होता है। तरंग चाल यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव, इसको v के द्वारा दर्शाते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी, एक सेकंड के अंदर किसी भी वेव के द्वारा कितनी साइकिल्स कंप्लीट की जाती है उसकी आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। और इसको अगर हम तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ के साथ अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उस वेव की चाल मिल जाती है। और इसका फार्मूला बनता है v = n × लैम्डा। नेक्स्ट हमारा आता है प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं इनको थ्योरी समझा देता हूँ, उसके बाद मैं फिगर के द्वारा समझाऊंगा। जैसे फर्स्ट कॉलम में क्या दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगे दी गई है। दूसरे कॉलम में दिया गया है खोजकर्ता, यानी कि इन तरंगों के खोजकर्ता कौन थे। तीसरे में वेवलेंथ की रेंज दी गई है, वेव की जो वेव है वो उसकी लेंथ कितनी होगी। यहाँ पर जितनी भी वेव दी गई है सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। ये एक वेवलेंथ होती है, जब वेव एक साइकिल कंप्लीट करते हैं वो एक वेवलेंथ होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक किसकी लंबाई ज़्यादा है किसकी कम है वो हम यहाँ से पता करेंगे। उसके बाद यह आवृत्ति प्रेशर यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज है वो कहाँ तक है। उसके बाद इनके जो यूज है, इनके जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है वो हम इस कॉलम में देखेंगे। पहले आ जाता है गामा वेव्स, जैसे एक्स रेज, वाई रेज, गामा रेज, ये तीन तरह की वेव्स है जिसमें दो यहाँ पर दी गई है, गामा रेज और एक्स रेज। जो गामा रेज है उसके खोज करता थे पॉल विलार्ड और एक्स रेज के खोज करता थे रोंजन। अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो इसकी वेवलेंथ है 10⁻⁻14 मीटर से लेके 10⁻⁻10 मीटर तक। और एक्स किरणों की जो वेवलेंथ है वो 10⁻10 मीटर से लेके 10⁻8 मीटर तक है। नेक्स्ट आ जाती है आवृत्ति प्रेशर, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁻20 से लेकर 10⁻18 हर्ट्ज तक, यानी कि एक सेकंड में इतने साइकिल ये कंप्लीट कर लेती है। और एक्स किरणों की अगर हम बात करते हैं तो इसकी इससे कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि गामा रेज जो होती है उनकी वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी वेदन क्षमता यानी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में किया जाता है। नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी
जहाँ पर यूज की जाती है वहाँ पर गामा किरणों का यूज किया जाता है, और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में भी इसका यूज किया जाता है। अगर एक्स किरणों की उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो ये चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा यानी कि डॉक्टरी के क्षेत्र में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि सूर्य की किरणों के द्वारा पृथ्वी की तरफ आती है। उसके खोजकर्ता थे रेटर, और ये है इसकी वेवलेंथ और ये है इसकी फ्रीक्वेंसीज। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती रहेगी। यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। सिकाई करने के लिए, सेकने के लिए, जहाँ पर हमें सिकाई करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव से उत्पन्न करने के लिए, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए भी पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आती है दृश्य विकिरण यानी कि विजिबल रेज, और इसको किसने खोजा था, न्यूटन ने। और ये वेवलेंथ और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है जो तरंगे हैं उनके खोजकर्ता आपको पता होना चाहिए, और उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो हम दृश्य विकिरण के बारे में देख लेते हैं। वो इससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है, यानी हम विजिबल रेज के द्वारा ही वस्तुओं को देख पाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है अवरक्त विकिरण यानी कि इंफ्रारेड रेज, और इसके खोजकर्ता कौन थे, हर्शेल। ये इसकी वेवलेंथ है और ये इसकी फ्रीक्वेंसीज। ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है, ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ा देती है, यानी कि इससे टेम्परेचर बढ़ता है। किससे, अवरक्त या इंफ्रारेड रेज से। इसका उपयोग फोटोग्राफी रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है, यानी फोटोग्राफी में अवरक्त विकिरणों का यूज होता है। नेक्स्ट आ जाता है लघु रेडियो तरंगे यानी हर्ट्जियन तरंगे। ये है माइक्रोवेव्स। इसके खोजकर्ता कौन है, हेनरिक हर्ट्ज, और ये वेवलेंथ और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेडियो वेव्स का कहाँ यूज किया जाता है, रेडियो में, तरंग, टेलीविज़न में और टेलीफोन में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है दीर्घ रेडियो तरंगे। वे लघु रेडियो तरंगे यानी माइक्रो रेडियो वेव्स थी, ये दीर्घ रेडियो तरंगे यानी कि मैक्रो रेडियो वेव्स है। और इसके खोजकर्ता कौन है, मार्कोनी। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसीज, और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, रेडियो और टेलीविज़न में। और गामा किरण का जो नामकरण है वो किसने किया था, रदरफोर्ड ने। लेकिन खोजकर्ता इसके कौन है, पॉल विलार्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। गामा किरण का जो नामकरण है वो रखा रदरफोर्ड ने था, लेकिन इसके खोजकर्ता पॉल विलार्ड थे। 10⁻³ से लेके 10⁻² मीटर की तरंगे सूक्ष्म तरंगे कहलाती है। तो इस फिगर के द्वारा हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्पेक्ट्रम के बारे में समझ लेते हैं, जो हम पढ़कर अभी आए। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है सबसे कम होती है, लेकिन वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा होती है। ये आप देख सकते हो, एक साइकिल जो कंप्लीट हुआ है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ कम है क्योंकि यहाँ पे साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो है गामा रेज की सबसे ज़्यादा है। रेडियो वेव्स का जो यूज है वो कहाँ किया जाता है, मोबाइल में, टीवी में, टावर्स और मॉडम्स वगैरह में। माइक्रोवेव्स का जो यूज है वो रडार वगैरह में किया जाता है। इंफ्रारेड का जो वेव्स है हम किस में करते हैं, फोटोग्राफी में। उसके बाद हमने विजिबल लाइट के बारे में पढ़ा था, जो सन की जो लाइट होती है या ट्यूब लाइट जो होती है या बल्ब की जो लाइट होती है वे सब विजिबल लाइट्स होती है जो हमें दिखाई देती है, उनके कारण ही हम सब कुछ देख पाते हैं। उसके बाद हमने अल्ट्रावायलेट के बारे में पढ़ा था, जो शरीर के लिए बहुत ही घातक होती है। इसके बाद की जितनी वेव्स है वो शरीर के लिए घातक होती है। उसके बाद है एक्स रेज। एक्स रेज किस लिए कहाँ पे यूज किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में भी एक्स रेज का यूज किया जाता है। उसी प्रकार से गामा रेज का यूज चिकित्सा क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। तो विजिबल लाइट से जो लेफ्ट वाली जितनी भी वेव्स है वे शरीर को कम नुकसान पहुँचाती है, लेकिन राइट में जितनी भी वेव्स है शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो दोस्तों ये आज का मेरा वीडियो था जो मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। इसमें हमने तरंगों यानी वेव्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स को कवर किया। तो दोस्तों आज के वीडियो हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।
तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को लेके, जिसमें हम ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आप जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो सके। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।